Right. अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको और आवाज क्लियर है? ओके, ठीक हो गया। सीवीएस में जो हमारी चीज रह गई है करने वाली, दैट इज कार्डियोमायोपैथीज। अब जो भी रह गया ना वो यूक्यू नहीं है, और वेरी रेयरली आपको उसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए ये मैंने लास्ट डे उसके लिए रखा था। और जो यूक्यूज थे वो हमने, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो एटलीस्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। जो आज मैं चीजें करा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनका आपको पता होना चाहिए। कभी ऐसी क्यों नहीं आया उनके अंदर से, और ना ही कभी एमसीक्यू मैंने कोई सॉल्व किया था। तो लेकिन आज हम इनको बस जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, और आज का लेक्चर भी छोटा ही होगा। एंड पर कोई क्वेश्चन भी नहीं है जो यूक्यू आया हो जो मैं शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। और उसके बाद इंशाल्लाह हम कल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और फिर कॉलेजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई विल कीप माई लेक्चर शॉर्ट, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लगे और आपको एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि अगर आपको सिनेरियो आ जाए तो उसको पिक कैसे करना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लिया करूंगी आप लोगों का। ठीक है, पेज नंबर है डेविडसन का 538। पेज नंबर है 538 और 23rd एडिशन। तो आज हम कार्डियोमायोपैथी स्टार्ट करेंगे। कार्डियोमायोपैथी का ऑलरेडी ना आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो तो क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो तो क्या होता है। जब हम लोग ये पढ़ लेंगे ना, या साथ साथ पढ़ रहे होंगे, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होना चाहिए और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होना चाहिए।
कार्डियोमायोपैथी के नाम से पता चल रहा है कि दे आर डिजीजेस इन्वॉल्विंग द मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट वॉल। ठीक है, हार्ट की जो 3 लेयर्स होती हैं, 3 वॉल्स होती हैं, उसमें से जो मायोकार्डियम है ना, उसकी उसकी डिजीजेस को हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये जो कार्डियोमायोपैथीज होती हैं ये इनहेरिटेड होती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। ठीक है, और समटाइम्स ये अल्कोहल की वजह से, किसी टॉक्सिन की वजह से और इन्फेक्शंस की वजह से कॉज हो सकती हैं। ठीक है, ये इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथीज बताई हुई हैं, इन्हीं को हमने आगे डिस्कस करना है। सबसे पहले आती है, देयर इज पेज नंबर 539 पे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के नाम से पता चल रहा है कि जो जितने भी वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स और एट्रिया, ठीक है, वो डायलेट हो जाएंगे, जिस तरह उसके नाम से पता चल रहा है। ठीक है ना, करेक्टराइज बाय डायलिटेशन एंड इम्पेयर्ड। और जब डायलेट हो जाएंगे तो वो पंप आउट नहीं कर सकेंगे ब्लड को। जो उसकी वॉल थिकनेस होगी आर्ट वेंट्रिकल्स की और एट्रिया की, वो या तो नॉर्मल रहेगी या रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकुलर मास जो है वो डायलिटेशन की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें थिकनिंग नहीं हो रही है। थिकनिंग होगी तो और प्रॉब्लम्स आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका साइज बड़ा हो रहा है, डायलेट कर रहा है पूरी की पूरी कैविटी। ठीक है, और डायलेट करने की, और जो उसकी वॉल की थिकनेस है वो रिड्यूस हो रही है या वो नॉर्मल है। तो जो पंप आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, या उस प्रॉब्लम को हम किस टाइप का हार्ट फेलियर कहते हैं, जो पंपिंग आउट में डिफिकल्टी आती है ब्लड को पंप आउट करने में, उसको हम किस टाइप का हार्ट फेलियर कहते हैं। 2 तरह का हार्ट फेलियर पड़ा था, किसी का आ गया। यस एग्जैक्टली, उसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। जब भी फिलिंग के साथ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको डायस्टोलिक प्रॉब्लम कहते हैं। जब पंपिंग आउट के साथ कोई प्रॉब्लम होती है वो सिस्टोलिक प्रॉब्लम होती है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, और डायलिटेशन होती है, वेल्व रिंग्स की भी डायलिटेशन हो सकती है, तो जिसकी वजह से उनका ओरिफिस बहुत ज्यादा हो सकता है, माइट्रल का और ट्राइकस्पिड का, और वो ट्राइकस्पिड और माइट्रल रीगर्जिटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अल्कोहल जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कराती है। टॉक्सिन है एक अल्कोहल जो कि हार्ट के मसल्स की डायलिटेशन कराती है। एक मिनट, फिर उसके बाद है, और इसमें बाकी सारी चीजें वो आपकी सेलुलर लेवल पे जो चेंजेस आ रही होती हैं जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें कुछ बातें बताई हुई हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के साथ साथ ये एसोसिएटेड हो सकती है। बैकर और डुशीन आती हैं। बैकर और डुशीन जो है ये आपने पीड्स में बहुत अच्छे से पढ़नी है। डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये वहां के टॉपिक्स हैं, लेकिन उनके साथ साथ भी कार्डियोमायोपैथी से एसोसिएटेड होती हैं, ये बात बताई गई है। क्लिनिकल फीचर्स आपको पता है कि पेशेंट ने सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करना है। और एक बात हमने, जब भी हमने पहले भी पढ़ी थी कि जब लेफ्ट एट्रिया भी डायलेट कर रहा था, पीछे भी हमने कहीं पढ़ा था, तो एट्रियल फिब्रिलेशन का चांस बहुत ज्यादा हो रहा था उसकी इनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से। इसका कोई क्वेश्चन है? नहीं, पेपर में पैथोजेनेसिस का कोई रोल नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता। किसी का कोई क्वेश्चन है कि पेपर में पैथोजेनेसिस पूछी जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। पैथोजेनेसिस से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप ये जो चीजें पढ़ा रही हूँ ये भी यूक्यू में नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट कवर तो कराना है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये आज का दिन थोड़ा बहुत रखा हुआ है इन चीजों, छोटी छोटी चीजें हैं इनके बारे में बताने के लिए। आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस आनी चाहिए, लिस्ट डाउन करनी इन्वेस्टिगेशंस आनी चाहिए। और ड्रग्स हैं तो उनमें से ड्रग की अगर क्लास है ना, तो उसके अंदर से आपको एटलीस्ट उस ड्रग का एक नाम आना चाहिए। अगर एस इनहिबिटर है तो उसके अंदर से पता हो कि लिसिनोप्रिल है या रेमिप्रिल है, इस तरह के 1-2 नाम पता होने चाहिए। अच्छा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है तो हार्ट फेलियर, पंपिंग एक्टिविटी नहीं हो रही तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस और एरिथमिया का चांस और सडन डेथ का चांस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और हार्ट फेलियर वाले साइंस और सिम्टम्स आएंगे इस पेशेंट के अंदर।
और ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस वही इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, जिससे आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन पता चल जाएगा। और मैनेजमेंट कंट्रोल करना है हार्ट फेलियर को। हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में आपने पहले प्री लोड आफ्टर लोड कम करना होता है, और डायूरेटिक्स फिरोसमाइड देनी होती है, ऑक्सीजन देनी होती है। वही LMNO-P वाला जो है ना वो इसमें यूज होता है। और फिर बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स और ARBs यूज कर सकते हो। जो अब इसमें से मेन है ना वो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। बच्चों के अंदर जो कॉमन ज्यादा होती है वो होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और जो एडल्ट्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती है ना वो होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसे हम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। इसको होकम भी कहते हैं, कुछ लोग इसको होकम के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, कुछ लोग इसको हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अच्छा, तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्डियोमायोपैथी। और बेसिकली इसमें लेफ्ट पेज नंबर इज 539। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन टाइप है कार्डियोमायोपैथीज की। और इसके अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर, एक तो मैस तो ज्यादा हो रहा है, वो किस लिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसके मसल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, थिकनिंग हो रही है। तो जिस तरह डायलिटेशन में कैविटी का साइज इंक्रीज हो रहा था और पंपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी वीकनेस ऑफ द मसल वॉल की वजह से, इसके अंदर क्या हो रहा है, कैविटी का साइज छोटा हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से। ठीक है, मसल की थिकनेस की वजह से, वॉल की थिकनेस की वजह से। तो इसके अंदर ब्लड की फिलिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो इसके अंदर किस टाइप का हार्ट फेलियर हो सकता है? यस, एग्जैक्टली, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर इसके अंदर प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, अब इसकी एक करेक्टरिस्टिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की, कि इसके अंदर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना उसकी एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी होती है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि वो राइट वेंट्रिकल की तरफ इतना ज्यादा हाइपरट्रॉफी नहीं होती, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ उसकी ज्यादा हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बल्ज कर रहा होता है। तो बेसिकली अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं जो क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, जब लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी और सेप्टम भी लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बल्ज कर रहा होगा, तो उसकी कैविटी नैरो हो जाएगी। ठीक है, तो किस वेल्वुलर लीजन की तरह ये प्रेजेंट करेगा? कौन सी ऐसी वेल्वुलर लीजन है जिस तरह ये प्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि इसके अंदर, अब ठीक है मैं बताती हूँ अगर नहीं पता चल रहा, जब पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल एक तरह से बंद हो गया है, ठीक है, एक इसके अंदर सबसे पहले हमने बात कर ली डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की। ठीक है, दूसरी बात है इसकी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। यस, एग्जैक्टली, एओर्टिक स्टेनोसिस की तरह भी इसकी फीचर्स आते हैं। यस, इसकी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, उसने एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग को भी बंद कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की तरह और एओर्टिक स्टेनोसिस के तरह भी ये प्रेजेंट कर सकता है। जब आपको, अगर इन केस किसी सेंडअप में या किसी टेस्ट में ये सिनेरियो आ जाता है ना कि ये यंग एथलीट्स में मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की। ठीक है, रग्बी प्लेयर या सॉकर प्लेयर के स्टार्ट से आपको बताते हैं कि उसकी हिस्ट्री है कि एक प्लेयर है और वो सडन डेथ के साथ प्रेजेंट किया है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में माइट्रल रिगर्जिटेशन, हाँ आगे देखते हैं आगे। मेरा नहीं ख्याल हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर होती है, डायलिटेशन के अंदर तो जरूर इनकॉम्पिटेंस हो सकती है। बहुत इन हाइपरट्रॉफीज के ना ये जितनी कार्डियोमायोपैथीज हैं इनके डिफरेंट फीचर्स हैं। अलहदा अलहदा से याद रखो कि डायलेटेड के लिए ये हैं और हाइपरट्रॉफिक के लिए ये हैं। अभी सिर्फ मैंने एओर्टिक स्टेनोसिस की बात की है और एक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की बात की है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस में मैंने एक चीज अंडरलाइन कर दी है पूरे सेलुलर में से कि किसकी म्यूटेशन होती है, बीटा मायोसिन हैवी चेन की म्यूटेशन हो रही होती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है ये। ठीक है,
और ये बात जो मैंने अंडरलाइन की हुई है पैथोजेनेसिस के लास्ट पे कि सेप्टल हाइपरट्रॉफी में आल्सो कॉज डायनामिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और जो आप अब जो एरिया बात कर रही हो दैट इज सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन, वो आप लोगों को मैंने अभी नहीं बताना था, वो है बेसिकली इकोकार्डियोग्राफी की 3 फाइंडिंग्स आपसे पूछते हैं। सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन ऑफ द इंटीरियर माइट्रल वेल्व लीफलेट, उसकी वजह से एक ऑर्गेनिक नहीं होती माइट्रल रिगर्जिटेशन, लेकिन उसकी वजह से एक फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन आ जाती है। मतलब पेशेंट के वेल्व का ऑरिफिस नहीं ज्यादा होता है, ये जो माइट्रल वेल्व का लीफलेट होता है ना ड्यूरिंग सिस्टली, उसकी एंटीरियर मोशन होती है, तो जिसकी वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन रिजल्ट कर सकती है। ये इसका बिहाइंड द मैकेनिज्म होता है। अब किसी को ये समझ आ रही है कि अंजाइना के साथ क्यों क्लिनिकल फीचर्स में प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें एओर्टिक स्टेनोसिस वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्रेथलेसनेस, एरिथमियाज एंड सडन डेथ इसके कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं। द सिम्टम्स एंड साइंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में बहुत मुश्किल से जो ब्लड है वो पंप आउट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो ब्लड पल्स का करेक्टर होता है ना वो जर्की होता है, उसका वॉल्यूम नहीं ज्यादा होता, लेकिन क्योंकि कंट्रेक्शन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है हार्ट के मसल्स को पंप आउट करने के लिए ब्लड को, तो वो पल्स का जो करेक्टर है वो जर्की होता है। और सडन डेथ टिपिकली अकर्स ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर विगरस फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि और साथ ही एसोसिएटेड होता है वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के। और ये यंग एथलीट्स का की हिस्ट्री हमेशा आपको बताएंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन को आगे लीड करेंगे। यंग एथलीट या रग्बी प्लेयर की यूजुअली हिस्ट्री बताई होती है, और कि वो ब्रेथलेसनेस के साथ आपके पास प्रेजेंट किया है, और फिर वेंट्रिकुलर एरिथमिया की हिस्ट्री बता सकते हैं उसको उसकी ईसीजी में, और या फिर वो सडन डेथ की बताएंगे। तो उसका डायग्नोसिस हमेशा हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। टेबल नंबर, ये 2 टेबल्स बने हुए हैं बॉक्सेस 16.105, उसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए हैं, और 16.105 जो 106 है ये इसके अंदर से कोई ना कोई एमसीक्यू बन सकता है, रिस्क फैक्टर्स फॉर सडन डेथ इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। मतलब अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है कार्डियक अरेस्ट की, रिकरेंट सिनकपी है, एन एडवर्स जीनोटाइप और फैमिली हिस्ट्री है उसकी, ये आपने याद कर लेना, ये रट्टे वाले हैं सारे। फीचर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, डिस्निया एक्सर्शन पे, और एंजाइना, सडन डेथ के साथ सिनकपी, जो सैड एओर्टिक स्टेनोसिस वाले फीचर्स थे ना वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा, अब जो जो बात एओर्टिक स्टेनोसिस से किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो कि एओर्टिक स्टेनोसिस से फिर हम होकम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो इकोकार्डियोग्राफी पे और इसके अंदर डबल इम्पल्स मिलती है आपको। एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आपको डबल इम्पल्स नहीं मिलती, इसके अंदर आपको डबल इम्पल्स एट द एपेक्स मिलती है। हाइपरट्रॉफी होने की वजह से फोर्थ हार्ट साउंड भी पैल्पेबल होता है, ठीक है। तो एक इम्पल्स आती है फौरन उसके बाद दूसरी इम्पल्स भी आपको फील होती है एपेक्स पे, वो फोर्थ हार्ट साउंड की होती है, क्योंकि फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। और अगर तो सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन हो रहा है माइट्रल वेल्व का, तो आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर भी मिल सकता है। और मिड सिस्टोलिक मर्मर आपको आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मिल रहा होता है, जो एओर्टिक स्टेनोसिस में भी समटाइम्स हमें मिलता है, ठीक है। ये है लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का फीचर, मिड सिस्टोलिक मर्मर, क्योंकि सिस्टली में ब्लड एओर्टा से बाहर जाना होता है ना, तो सिस्टली का मर्मर आएगा इसके अंदर। और ये पैन सिस्टोलिक मर्मर ये माइट्रल वेल्व की जो इंटीरियर मोशन होती है सिस्टली के अंदर उसकी वजह से आ रहा होता है। तो अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हुक्म को, तो एक तो इसको इकोकार्डियोग्राफी पे डिफरेंशिएट करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी पे आपको एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं मिलेगी, आपको एक बनाना शेप्ड अपीयरेंस मिलेगी, क्योंकि इसकी जो कैविटी है वो इतनी थिन आउट हो चुकी होती है कि वो एक बनाना की शेप दे रही होती है। किसी ने शायद ये कहीं अगर पथोमा पड़ी हुई है या पैथोलॉजी पड़ी हुई है तो उसके अंदर जरूर लिखा होगा बनाना शेप कैविटी का वर्ड, इकोकार्डियोग्राफी पे मिलती है। और एओर्टिक वाल्व जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन मिल सकती है आपको माइट्रल वाल्व की। ये इकोकार्डियोग्राफी की फाइंडिंग्स ना एक डिस्टिंक्शन वाला क्वेश्चन है कि इकोकार्डियोग्राफी पे क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं हुक्म के। तो एक ये सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन
जो है मिल रही है माइट्रल वेल्व की लीफलेट की, और दूसरी ये लिखी नहीं हुई है बुक के अंदर, ये मैं आपको बता रही हूँ कि सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल वेल्व लीफलेट मिलती है इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर, और एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी मिलती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की, और बनाना शेप्ड कैविटी बनी होती है इकोकार्डियोग्राफी पे। ये 3-4 फाइंडिंग्स हैं जो आपने बतानी होती है। पर ईसीजी अब नॉर्मल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के फीचर्स शो कर रही होती है, वो तो आपको तभी पता चलेंगे जब आपको ईसीजी आती होगी। कुछ कॉलेजेस में मेरा ख्याल है करवाते भी होंगे ईसीजी, और कुछ कॉलेजेस वाले बस कॉमन कॉमन बातें बताते हैं। अच्छा ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। एक चीज है सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल वेल्व लीफलेट। जो माइट्रल वेल्व के लीफलेट हैं वो सिस्टली में उनकी मोशन होती है, जिसकी वजह से माइट्रल रीगर्जिटेशन हो सकती है। तो अच्छा, डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज के अंदर, अभी भी हो रही है? ठीक है, ओके। सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ एंटीरियर माइट्रल वेल्व लीफलेट एक फीचर आता है इकोकार्डियोग्राफी पे। दूसरा फीचर आता है एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और एक बनाना शेप्ड कैविटी मिल रही होती है आपको लेफ्ट वेंट्रिकल की, हार्ट की जो साइड पे चैम्बर की। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट का एक एमसीक्यू जरूर आता होता है, मतलब और किसी चीज का आए ना इसकी मैनेजमेंट में से, हमेशा नहीं लेकिन आ सकता है। वो ये आता है कि इसमें कौन से ड्रग्स को अवॉइड करना है, ठीक है, और कौन से ड्रग्स देने हैं। सबसे पहले इसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, और रेट लिमिटिंग कैल्शियम एंटेगनिस्ट दे सकते हैं, और ये सिम्टम्स को रिलीव करेंगे और सिंकपल हार्ट की जो एक्टिविटी है, हार्ट की जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर देंगे, और जो सिंकपी के अटैक्स हो रहे हैं, अंजाइना हो रहा है, वो पेशेंट का रिड्यूस हो रहा है। एरिथमियास, अमायोडारोन जो है एक क्लास 3 एंटी एरिथमिक है, वो दी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। और आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पार्शियल सर्जिकल रिसेक्शन, उस सेप्टम की रिसेक्शन की जा सकती है। ये हमने चीज देनी है, ठीक है। जो चीज नहीं देनी ना वो लास्ट लाइन में लिखी हुई है, बेसिकली डाइजॉक्सिन और वेजोडाइलेटर्स। डाइजॉक्सिन और वेजोडाइलेटर्स क्या करेंगे, हार्ट के अंदर जब थोड़ा सा ब्लड आएगा तो वो कैविटी खुल जाएगी ना, ठीक है। वो जो कैविटी बनाना शेप्ड हुई है हार्ट के अंदर, जब थोड़ा सा भी ब्लड आएगा तो वो खुल जाएगी। लेकिन ये जो वेजोडाइलेटर्स है ना, ये प्री लोड को कम कर देंगे, हार्ट के अंदर ब्लड को फिल नहीं होने देंगे, ठीक है। तो पहले ही फिलिंग में प्रॉब्लम है, तो ये जो वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है ये बिल्कुल ही ब्लड ना होने की वजह से एनहांस हो जाती है। तो जितने भी ड्रग्स जो वेजोडाइलेशन करा रहे हैं या प्री लोड कम कर रहे हैं, वो इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो एस इनहिबिटर्स, ये भी लिख लो, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। एस इनहिबिटर्स, वेजोडाइलेटर्स मतलब नाइट्रेट्स, और जो एक तो रेट लिमिटिंग कैल्शियम एंटेगोनिस्ट तो हमने देने हैं ना, जिसके अंदर विरापामिलोडाइलडाइजम आते हैं। जो डाईहाइड्रोपायरोडोन्स है ना, पायरोडीन्स है सॉरी, जिसके अंदर हम लॉडिपीन आती है, निमोडिपीन आती है, वो भी इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि वो भी ब्लड वेसल्स को वेजोडाइलेट कराती हैं। तो जो चीज प्री लोड को कम करेगी वो इस कंडीशन को वर्सन करा सकती है, तो आपने इसके अंदर वो नहीं देनी है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नमन, आपने जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। हाँ जी, मैं करती हूँ। जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना, उसके अंदर वो ड्रग्स हैं जो प्री लोड आफ्टर लोड को हार्ट के कम करें, ठीक है, और उससे ब्लड की फिलिंग और डिक्रीज होगी, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो इस कंडीशन को वर्सन कर सकते हैं तो वेजोडाइलेटर्स में, जिसमें नाइट्रेट्स, और प्रीलोड कम करते हैं जो एस इनहिबिटर्स, और जो डायहाइड्रोपायरिडीन्स हैं जिसके अंदर अमलोडिपीन, निमोडिपीन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो।
ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। डाइजॉक्सिन का ना कुछ जगह पर कहते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कुछ जगह पर कहते हैं नहीं है, लेकिन हमारी बुक मेंशन करती है, तो डाइजॉक्सिन को भी आप माइंड में रख लो। लेकिन ज्यादातर एमसीक्यू ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो अम्लोडिपिन निमोडिपिन है ना, उसके लिहाज से आता होता है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ये याद रखना कि दो तरह के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एक वो जो ब्लड वेसल्स पैक करते हैं और वेजोडाइलेट कराते हैं, और एक वो जो हार्ट पैक करते हैं। जो हार्ट पैक करते हैं उन्हें रेट लिमिटिंग कहते हैं, वो एवी नोड की कंडक्शन को स्लो कराते हैं। जो हार्ट पैक करते हैं उसे कहते हैं डेल्टाइज्म और विरापामिल। जो डाइहाइड्रोपायरिडीन्स होते हैं ना, उसके अंदर अम्लोडिपिन निमोडिपिन आती हैं, और वो ब्लड वेसल्स पैक करते हैं। ओके जो आगे लिखी हुई है ना, ए रिदमोजेनिक वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। आगे 3-4 टाइप्स लिखी हुई हैं और एक एक पैराग्राफ की हैं, वो कभी भी नहीं आपको जज किया जाएगा उनके ऊपर। ये पूछा जा सकता है कि क्या नाम है टाइप्स के, ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई डिटेल करने की जरूरत नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं कि उसके नाम से पता चल रहा है इसके अंदर भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है तो फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, इम्पेयर्ड फिलिंग बिकॉज वेंट्रिकल्स आर स्टिफ, और एमिलोइडोसिस इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। और इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का ही ट्रीटमेंट करना है आपने, और प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है, ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और एक ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी है, वो भी सेम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के प्रिंसिपल पे ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके अंदर लेकिन मायोकार्डियम के साथ साथ एंडोकार्डियम भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। और उसके अंदर कैविटी की फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, और पूरी की पूरी कैविटी ऑब्लिटरेट होना शुरू हो जाती है फाइब्रस टिश्यू की वजह से, ठीक है। और ये आप एक वेस्कुलाइटिस भी पढ़ोगे आगे, ठीक है, और उसके अंदर शर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है या इयोसिनोफिलिया के साथ एसोसिएटेड होती है। ये सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। तो बस ये 3 से 4 कार्डियोमायोपैथीज हैं जिनमें डिटेल आपको एटलीस्ट हुक्म की पता होनी चाहिए, कौन सा ड्रग देना है, कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हुक्म के अंदर, और उसके रीजन भी पता होनी चाहिए कि प्री लोड अगर कम हो जाएगा तो ये वर्सन हो जाएगी, ये चीज पता होनी चाहिए इसके अंदर से। फिर बिल्कुल आप आगे स्किप कर सकते हो। कार्डियक ट्यूमर्स में पैथोलॉजी में भी सिर्फ एक ही ट्यूमर मेन था जो हम पढ़ते थे, दैट वाज मिक्सोमा, एट्रियल मिक्सोमा। इसकी ये भी यूक्यू नहीं है, कुछ भी नहीं आता इसके अंदर से, लेकिन पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है इसकी, ठीक है। और पोलीपॉइडल ट्यूमर होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कॉज करा रहा होता है, ठीक है। कैविटी के अंदर एक पॉलिप अराइज करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा रहा होता है, और इसकी मोस्ट कॉमन का साइट इज लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये पता होना चाहिए एट्रियल मेक्सोमा के बारे में। बस, और ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल रिसेक्शन है, और इकोकार्डियोग्राफी पे ये आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। फिर आगे फिर पेरिकार्डियम की डिजीजेज आ जाती हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक है और वो देखते हैं। वो बेसिकली हमारा पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है, मायोकार्डाइटिस। कल हमने पेरिकार्डाइटिस पढ़े थे, और पेरिकार्डाइटिस में भी मोस्ट कॉमन कॉज हमने पढ़ी थी जो वायरल इलनेस होती हैं। वायरल इलनेस में भी कॉक्सैकी वायरस जो था हमने वो पढ़ा था। पेज नंबर है 538, अगेन 538 पेज पे है मायोकार्डाइटिस। अच्छा, मायोकार्डाइटिस के पेशेंट को मैं पहले बताती हूँ इसे प्रेजेंट कैसे करना है। मायोकार्डाइटिस के पेशेंट ने प्रेजेंट करना है आपके पास कि वो बताएगा 2 दिन पहले पेशेंट को फ्लू लाइक इलनेस थी, ठीक है, और अब पेशेंट सडनली हार्ट फेलियर में चला गया, ठीक है। ये वाली पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी। ये है अक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ मायोकार्डाइटिस। ये इसकी कॉजेस पेज नंबर 538 पे 16.104 बॉक्स है, उसके अंदर से कॉजेस पढ़नी है आपने। और
फिर उसके बाद है मायोकार्डाइटिस में कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ, वेदर इट इज वायरल, वेदर इट इज बैक्टीरियल, और कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट है, वो लीड कर सकती है मायोकार्डाइटिस को और कॉम्प्लिकेट कर सकती है। और पेशेंट आपको हमेशा जो है मोस्टली हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करता है इन अक्यूट प्रेजेंटेशन, और इन क्रॉनिक प्रेजेंटेशन वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ प्रेजेंट करता है। तो मायोकार्डाइटिस इज अनदर कॉज विच कैन लीड टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो ये है इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसमें इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो देखना है, फल्मिनेंट मायोकार्डाइटिस है कि फॉलोज अ वायरल प्रोड्रोम, के एक इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू लाइक इलनेस है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट कहता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, और पेशेंट सीवियर हार्ट फेलियर में और शॉक में चला जाता है। हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स आपको पता है, डिस्निया के साथ, रेल्स के साथ, और साथ हाइपोटेंशन के साथ, और जो है साइनोसिस के साथ, और ओलिगूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है जब वो शॉक में जा रहा होता है, ठीक है। और अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलता जाए, क्रॉनिक हो जाए, तो वो फिर आपको अक्यूट मायोकार्डाइटिस अगर लॉन्गर पीरियड के साथ प्रेजेंट करे तो वो इट कैन लीड टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। और ये आगे इसकी टाइप लिखी हुई है, इसके अंदर से जो जिस तरह का सिनेरियो आता है ना, जो पीड्स में सिनेरियो आता है, वो फल्मिनेंट मायोकार्डाइटिस का आता है कि एक वायरल इलनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है और फिर वो हार्ट फेलियर में चला जाता है, और यूजुअली वो बच्चा होता है। ये मायोकार्डाइटिस हर 2 साल तक के बच्चे में बहुत ज्यादा कॉमन है, वायरल इलनेस, और ये हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करती है। यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है, ठीक है, और विद इन 14 डेज पेशेंट रिकवर भी कर जाता है। और लेकिन अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में चला गया तो फिर हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट एविडेंट हो जाता है करना, और इसको डायग्नोस करने के लिए कार्डियक एमआरआई करते हैं, जो कि मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन और इनफिल्ट्रेशन ऑफ मायोकार्डियम जो है वो बता रहा होता है। उसके बाद जो है सिर्फ इसके कार्डियक एमआरआई का आपको बताना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसकी, और ट्रीटमेंट सेम आपने इसके अंदर हार्ट फेलियर का एलोमेनोपी वाला ही करना होता है। डाययूरेटिक्स देने होते हैं पेशेंट को, और अपने ऑक्सीजन लगानी है, मॉर्फिन देनी है पेशेंट को, प्रॉप अप करके बिठाना है, उसकी पोजीशन मेंटेन करनी है, बस ये चीजें हैं इसके अंदर। ये थी आपकी सारी कार्डियोमायोपैथीज। और मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस हो गया। यस आई नो कि आपके एरिथमियाज रहते हैं, लेकिन वो जो एरिथमियाज है वो कभी भी प्रॉफ में आए नहीं है, तो मुझे वो लग रहा है कि अगर मैं आपको वो पढ़ाना शुरू करूंगी, उसके अंदर से आई नो कि एफिब है जो मुझे पढ़ाना चाहिए, एट्रियल फिब्रिलेशन, लेकिन वो कभी प्रॉफ में आया नहीं है। लेकिन आई थिंक कि वो पता होना चाहिए, तो वो हम, क्योंकि सीवीएस बहुत लंबा चलता जा रहा है, तो वो हम किसी और दिन उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे और रिलेटेड, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस आपका पीड्स का टॉपिक है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी यहाँ से उसको पढ़ना। पीड्स से पढ़नी है आपने कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, पीड्स में उसमें से ये 2 सवाल आने होते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में से, सीवीएस में से। पीड्स में करनी ही बस कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस होती है, और तीसरा एक मायोकार्डाइटिस होता है जी, ये करना होता है, और कुछ नहीं करना होता। और बाकी टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमारे इसके अंदर से कवर हो गए। एमआई था जो हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन, और वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रोमैटिक फीवर, यही इसके अंदर से यूक्यूज है। अब इसका सीवीएस में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और, तो वो मेरे से जरूर पूछ ले। हाँ चलो ठीक है, एक बात और बताती हूँ कि आपसे जो इसका क्लिनिकल काम है ना सारा, उसमें आपको जो बेड साइड के बॉक्सेस है ना, सुनता हर कोई वही है, ऑल्दो कहते हैं कि मैक्लॉड पढ़ो मैक्लॉड पढ़ो, लेकिन बेड साइड के टेबल्स आपको जरूर आने चाहिए, S3 की कॉजेज, S4 की कॉजेज, एओर्टिक रीगर्जिटेशन में क्या हो रहा होता है, क्या साइंस, क्या ऑस्कल्टेशन पे फीचर्स मिल रहे होते हैं, ये सारे वेल्वुलर हार्ट डिजीज आपके क्लिनिकल में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा बाकी आपसे वही मैथड ही कराएंगे क्लिनिकल, इसके अलावा और कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है सीबीएस में से तो वो मेरे से जरूर पूछ ले, फिर कल हम इंशाल्लाह एस्थमा से स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। बल्कि आई थिंक कि मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लिनिकल उसकी बता दूं चीजें रेस्पिरेटरी की। आप लोग बताओ, ये बेटर है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि व्हाट इज ऑस्कल्टेशन पे क्या हमें फाइंडिंग मिलती हैं, और वोकल रेजोनेंस क्या होती है, वोकल फ्रेमिटस क्या होता है, इसकी क्या होती है, ये एक लेक्चर में ये कर दूं, या हम डायरेक्ट एस्थमा से स्टार्ट करें?
इस तरह ये होगा कि आपको थोड़ी मेन मेन कॉजेस पता चल जाएंगी, आपको अपने वार्ड में हेल्प होगी इसकी। बता दो जिस तरह करना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब हम इस तरह कर लेते हैं ना कि पहले मैं आपको बता दूंगी कि मतलब आपको रोंकाई का और रेल्स का, इनका भी सारी चीजों का पता चल जाएगा। ये जल्दी से हम ना कल 1 घंटे में ये वाली चीजें करेंगे, फिर परसों से फिर हम अस्थमा स्टार्ट करेंगे। इस तरह ये होगा कि आप लोग फिर मुझे हर अगले लेक्चर में आंसर करोगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं, और ये बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। हाँ, पहले टर्म्स समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपका प्रॉफ जो है वो, क्योंकि जनवरी फरवरी में होता है यूजुअली, लेकिन आपका शायद मार्च अप्रैल तक चला जाए, फिर भी विंटर ही चल रहा होता है, अभी समर आया नहीं होता है। तो पेशेंट वार्ड में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी के और जीआईटी के। तो आपको ये चीजें अच्छी तरह आनी चाहिए। कल इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे और फिर हम अस्थमा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, मेरी तरफ से आज का खत्म है लेक्चर। अगर किसी का क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछ ले, या फिर हम यहीं पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।